गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है 12th केमिस्ट्री लेक्चर का, वो होने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी सॉल्यूट के नेचर पे ना डिपेंड करके सिर्फ उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी का ये मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट अगर हम डालेंगे या 20 ग्राम डालेंगे तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी मतलब या उसका मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में ही वो क्वालिटीज उनकी चेंज होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक को और एक लाइगेर। अब देखिए ध्यान से, को का मतलब होता है टुगेदर, को का मतलब होता है टुगेदर, और LIGARE इसका मतलब होता है टू बाइंड। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको डेफिनेशन लिखने आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप ये लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, दे आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है? ध्यान रखना, ये रिलेटिव का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में कम होना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला आपके 70 नंबर आए, तो 70 नंबर कैसे आए? 70 नंबर आए आपके तो कम है कि ज्यादा, तो आप नहीं बता पाएंगे। पर अगर मैंने बोला क्लास में किसी बच्चे के 65 मार्क्स थे, अब बताइए, अब बोलेंगे भैया हमारे 5 मार्क्स ज्यादा हैं, मतलब आप रिलेट करके बता रहे हैं कि मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझिए, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग एक एक करके इस वीडियो में चारों प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग होल्ड करके रखिएगा। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ब्रेक ले लीजिएगा थोड़ा 10 मिनट का। ठीक है ना, एक साथ मत पढ़िएगा, नहीं तो शायद दिमाग में ना घुसे। ठीक है ना, पढ़ाई को पढ़ाई जैसा लेना है, लोड के जैसे नहीं, तभी जाके पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। अब ध्यान से समझिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे राउल्ट लॉ। राउल्ट एक साइंटिस्ट था जो क्या बता रहा था? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉरी जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट के। किसके केस में? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में। तो वैसे ही कुछ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ कुछ बुक्स में राउल्ट लॉ को और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बड़ा साथ में दिया रहता है, पर ये दोनों चीजें अलग अलग है। ध्यान से समझेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान से समझिए क्या सीन है भाई इसमें। राउल्ट बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा किसके बराबर? उसके सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के बराबर मल्टीप्लीकेशन उसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। ये किसने बोला? अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट की स्पेलिंग होती है RAOULTS, राउल्ट लॉ। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, राउल्ट लॉ ने ये बोला। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमको क्या मालूम है? XA प्लस XB क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। क्यों 1 होता है? मोल फ्रैक्शन 1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो वी आर कंसीडरिंग इन दिस केस वी हैव ओनली टू components in the solution, that is solute and solvent, in which I am representing A that is solvent and B that is solute। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैं इसको क्या कर दूंगा? XB के टर्म में लाना है, सॉल्यूट के टर्म्स में लाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला? ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करें? जो डिपेंड करे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में या सॉल्यूट की क्वांटिटी में। तो देखिए क्या आ जाएगा? 1 माइनस XA। अब आप जब इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको उठाकर यहाँ पे पुट कर दे 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में इसको उठा के पुट कर दीजिए 2 को, तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0A मल्टीप्लाई 1 माइनस XA। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा यार? देखिए हॉर्न वगैरह के लिए सॉरी यार। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस आ जाती है, इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर AI से भी हटाएं
तो उसमें वॉइस ब्रेक होती है, ठीक है ना। मैंने कोशिश किया था एक दो वीडियो में, पर वो वीडियो की ऑडियो पूरी खराब हो गई। अब देखिए PS, तो ये क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर, क्योंकि माइनस साइन है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू आएगा पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हमको चाहिए कि सॉरी एक्स बी आएगा ना यहाँ पे, अरे यार 1 - एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे एक मिस्टेक हमने ये कर दी है, हमको एक्स ए की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे 1 - एक्स बी आता भाई। ये एक्स ए की वैल्यू क्यों चाहिए हमको, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स बी की चाहिए। ये देखो बहुत माइन्यूट मिस्टेक थी, अभी पूरा गेम खराब हो जाता अपना, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स बी, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्स बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी नॉट ए माइनस पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आया आपका क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। क्यों कम हुआ, सॉल्यूट के डालने से। मैंने आपको कल पढ़ाया था, जैसे जैसे सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे किसी भी कंटेनर में, तो उसके क्या हो जाते हैं, ऊपर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम होने लगता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल शायद बताया नहीं, मैगी का। जब भी पानी उबलता है वो मैगी में क्या करते हो आप, जाके थोड़ा सा या तो नमक डाल देते हो, नहीं तो उसको ऐसे चम्मच से उसको घुमा देते हो, तो क्या होता है वो पानी वापस से नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, अब उसका वेपर प्रेशर कम कर दे रहे हैं। कैसे कम कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वेपर प्रेशर कम कर दिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब उसका रहा ही नहीं वो, क्योंकि अब आपको और टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ताकि वो फिर से बॉईल करे, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, या तो नमक डाल देते हैं या तो चम्मच घुमा देते हैं, ठीक है, उसके रस्तों को मॉलिक्यूल के ब्लॉक करने के लिए, ताकि वेपर प्रेशर कम हो जाए। पिछले लेक्चर में किए थे हमने। अब ये जो ये चीज आए इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। अभी देखिए कैसे कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपको एक चीज पता चल गई कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज और देखिए, हमको ये प्रूफ करना पड़ता है, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मालूम होगा, एन बी अपॉन सॉरी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट है, ठीक है। होप दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा जूम करके देख सकते हैं। एन ए प्लस एन बी क्या है, अभी एन ए प्लस एन बी में बताता हूँ, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये क्या होते हैं, डब्ल्यू बी मतलब डिजायरेबल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डिजायरेबल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस डिजायरेबल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी ए। अब यहाँ पी नॉट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए कि जब भी डिनोमिनेटर में एक बहुत छोटी वैल्यू आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राउल्ट लॉ में एक और चीजें शायद बताया नहीं हूँ, लिमिटेशन, जब बहुत सारा सॉल्यूट डाल देते तो वैल्यू गड़बड़ाने लगती है। इसलिए हम मानते हैं कि जो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं ना, बड़े कम डाल रहे हैं। क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी नेग्लिजिबल। तो एन बी जो होते हैं ना, वो लेस देन क्या होते हैं, एन ए के, ठीक है, ये चीज है। अब ये चीज मैं ऊपर नहीं कर सकता, क्यों ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू से आप अगर आपने छेड़छाड़ किया तो ऑल ओवर नंबर कम हो जाएगा। हम छेड़छाड़ कर सकते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम मान लिए क्या, नेग्लिजिबल। तो एनबी को हमने यहीं पे खत्म कर दिया, तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, एनबी यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू बी इंटू एम का आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डिजायर्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करके आ गया। अब हमको क्या निकालना था कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा एमबी से। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो वेट भी हमने कांस्टेंट डाले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कांस्टेंट होगा और वेट भी सॉल्वेंट का कांस्टेंट होगा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगी वो कैसी आएगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इधर लिख दे रहा हूं कि जो आपका वेपर प्रेशर कम हुआ है, रिलेटिव लोअर जो हुआ है आपका वेपर प्रेशर, वो कैसा आया है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। ठीक है, कई बार ये भी प्रूफ करने आ जाता है कि प्रूफ दैट दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो ये इसका पूरा डेरिवेशन है। अभी इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों। अच्छा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार आपको दे देता है कि किसका वेपर प्रेशर कम होगा। सबसे पहले 1 मोल यूरिया का, मतलब किसी सॉल्यूशन में मिला है, 1 मोल ग्लूकोज का, 1 मोल तुम्हारे वो उसका क्या नाम है यार, क्या बोलते हैं उसको, यूरिया H2SO4 आता है, और एक और मोल आता है किसका, K2SO4 का आता है शायद। ठीक है ना, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुका है ना, बहुत बार आया है, मतलब इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं होती, यूरिया, ग्लूकोज, H2SO4 और K2SO4। मेरे को एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। तो उसमें यही देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूलर मास किसका कैसा है, क्योंकि मोल तो सबके बराबर दे के रखा है, एक ही मोल है। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करती है ये प्रॉपर्टी कोलिगेटिव, और एक चीज पे और निर्भर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की अभी डेफिनेशन हमने देख ली। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ, सबसे पहले कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन कैसे होता है, ध्यान से समझिए। इसको डिनोट करते हैं डेल टीबी से, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की क्या, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, at any constant temperature when the vapor pressure of any liquid, vapor pressure of any liquid is equal to, is या becomes equal to the atmospheric pressure is known as elevation in boiling point। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको ये आया पेपर में तो। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, डेल टीबी जो चेंज इन टेम्परेचर है, किसके कारण, सॉल्यूट के घुलने के कारण। कैसे आ जाएगा, टी नॉट बी माइनस टीबी। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है क्या, ये चेंज होने के बाद है और ये चेंज होने के पहले है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, ये जो डेल टीबी है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं पानी में नमक मिला दूँ 100.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, ध्यान से समझना, बैकग्राउंड के नॉइस के लिए माफी। अब देखिए डेल टीबी जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी ऑफ क्या, सॉल्यूट के। ठीक है, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय, सॉरी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट के, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। मैंने आपको एक चीज बताया था, मोलैलिटी डिफर्स विद टेम्परेचर, बट मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। व्हाई, बिकॉज मोलैलिटी कंसीडर्स मास एज इट्स operational units and mass is unchangeable in the case of temperature, only volume and pressure changes in temperature। ठीक है ना, क्लास 11 बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब यहाँ ध्यान से समझिए, डेल टीवी जो होता है, अगर मैं मोलैरिटी का वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख दूं, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा, मोलैरिटी इज नोन एज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, मतलब मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये होती है क्या, मोलैलिटी होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या होता है, यहाँ पर डेल टीवी जो है, क्या, डेल टीवी, इसको ऐसे का वैसे ही लिखे रहने दीजिए, और इसको यहाँ पे पुट करिए, इसको उठाकर, तो क्या आ जाएगा, डेल टीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। किसमें आ जाएगा, डब्ल्यू ए ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर 1000 आए तो ग्राम्स में आएगा। एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस हो गया कांस्टेंट से, जिसको बोलते हैं केबी। एक केबी क्या है, दिस इज नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये सबका अलग अलग होता है।
ठीक है। ये सब सॉल्यूशंस का ये अलग अलग होता है। क्या? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको पेपर में लिखना आया कि एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, तो आप क्या लिखेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सच अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन विच इफ वी ऐड मोर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इंक्रीजेस। कैसे? ड्रास्टिकली नहीं, रैपिडली नहीं, कैसे लिखेंगे? इवेंचुअली। ठीक है ना, इवेंचुअली बोले तो एक एक करके चेंज होता है ना, एकदम से चेंज नहीं होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप लिखेंगे लेट डेल टी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद टीबी बी द चेंज्ड, क्या? टीबी बी द चेंज्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। उसके बाद डेल टीबी क्या लिखेंगे? डेल टीबी इज द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चेंज बोले तो डेल मतलब 0.5 या 0.7 या बहुत रेयरली 1 2 3 तक जाता है बस। ठीक है ना। अब देखिए डेल टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी ऑफ किसके? सॉल्यूट के। मैंने क्यों बोला सॉल्यूट के? क्योंकि मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड ऑन नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद मोलैलिटी में हमने रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्यों? मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करिए, जिसमें मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया था, मोलैलिटी पढ़ाया था लेक्चर्स में। उसके बाद मोलैलिटी में हमने फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दी है। केबी की वैल्यू क्या आई? केबी की कोई वैल्यू नहीं आती, केबी सॉल्यूशन के हिसाब से चेंज होते रहता है, उसको बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली में, जब प्रूफ करने आता है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। जो डेल टी भी आया, देखिए 1000 भी कांस्टेंट, डब्ल्यू बी भी कांस्टेंट, डब्ल्यू ए भी कांस्टेंट और के बी भी कांस्टेंट। तो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? डेल टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m भी लिख सकता हूं। मतलब ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरी यूनिट थी। अच्छा, डेल टीवी की जो यूनिट आती है वो क्या आती है? केल्विन आती है। क्यों केल्विन आती है? क्योंकि भाई चेंज इन टेम्परेचर है ना, एंड चेंज इन टेम्परेचर मींस व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर मींस टेम्परेचर। यहाँ पे एक और चीज है, डेल टीवी ये जो टी नॉट बी है, इसकी यूनिट क्या होती है? ये भी केल्विन होती है। और अगर मैं केबी की यूनिट की बात करूं तो केबी की यूनिट क्या आएगी? ध्यान से समझिए, केबी की यूनिट कई बार आपको आ जाती है पेपर में, तो क्या आएगी? डेल टीबी की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन के अपॉन में क्या आ जाएगी? स्मॉल एम इनवर्स, केल्विन मोलर इनवर्स। या इसकी एक और अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल्स। आया कि नहीं आया? ये आपकी यूनिट आ गई। क्या? दो यूनिट मैंने केबी की बता दिया, केबी की यूनिट। ठीक है, बाकी सबकी यूनिट मेरे ख्याल से क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को एक ग्राफ से समझेंगे। क्या ग्राफ है? ध्यान से समझिए। जब ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, यहां ध्यान से समझिए, वेपर प्रेशर या टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है। एक्स एक्सिस में क्या है? टेम्परेचर, वाई एक्सिस में क्या है? वेपर प्रेशर है। अब यहाँ पे समझिए कि एक टेम्परेचर है, सपोज करिए, कौन सा टेम्परेचर है? ये K1 टेम्परेचर है। तो K1 टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर है, K1 टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर है, वो सॉल्वेंट का देखिए और सॉल्यूट का देखिए, अलग अलग वेपर प्रेशर है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि अभी वो प्योर सॉल्वेंट है, और अगर मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, इसका जो टेम्परेचर है K1 पे, ये V1 वेपर प्रेशर है, और K1 पे इसका V2 वेपर प्रेशर है। तो क्या ज्यादा बड़ा है? V2 बड़ा है किससे? V1 से। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर कैसा हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ये हमको पहला कंक्लूजन मिला इस ग्राफ से। दूसरा कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे क्या है? दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच कर चुका है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ग्राफ को कैसे कर दूं, यहाँ पे नीचे एक्सटेंड करूं परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो ये क्या आएगा? K2 आएगा और K3 आएगा। मतलब टेम्परेचर क्या आ गया? K2 K3। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है वो K2 पे ही बॉइल हो जा रहा था, और जो सॉल्यूशन है, ये काय का ग्राफ है? सॉल्यूशन वाले की लाइन है। तो ये किस पे बॉइल हो रहा है? K3 पे बॉइल हो रहा है। अब यहाँ पे K3 इज ग्रेटर देन क्या है? K2 है। K3 इज ग्रेटर देन है K2। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं सॉल्यूट डालते जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है?
टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये ग्राफ भी बनाएंगे आप किसके साथ, अपने आंसर के साथ, तो क्या होगा आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस सीरीज में होने वाली है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे सॉल्यूट मिला है किसी भी सब्सटेंस में, तो सॉल्यूट मिलाने के साथ साथ क्या होता है, सबसे पहला तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद वेपर प्रेशर कम होने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है। कैसे, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच खा ले। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो सपोज करिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो चेंज इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस के। कैसे सब्सटेंस के मोलैलिटी के, क्योंकि मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था क्या, दीज आर द प्रॉपर्टीज इन विच दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट करती है। और उसके पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है, freezing point या at a temperature, at any constant temperature, at any constant temperature, if the vapor pressure of solid state, vapor pressure temperature at any constant temperature in any solution, ऐसा लिखना in any solution, any solution, if the vapor pressure of solid state becomes equal to the vapor pressure of liquid state, then that temperature is known as क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं आपको नॉर्मली डेफिनेशन बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, अ सब्सटेंस एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस या बिकम सॉलिड। ऐसी बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है। क्यों डेफिनेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं, अब आप 12th में हैं, 12th भी खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ये है क्या, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का जब सॉलिड स्टेट का उसके लिक्विड स्टेट के बराबर हो जाए तब उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट किसके, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। ध्यान समझिए कैसे होता है, नमक लेना और पानी में मिला देना, ठीक है। या एक काम करना, 2 ग्लास लेना, हर 10 मिनट के बाद क्या करना, पहले दोनों में पानी भरना और फ्रिज में रख के देखना। बस अंतर क्या है कि एक में आप नमक भी घोलना और दूसरे में बिना नमक घोले आप दोनों को क्या करना, फ्रिज में, फ्रीजर में जो फ्रीजर करता है उसमें रख के देखना। तो क्या होगा, पहली बात तो आप हर 10-10 मिनट में खोल के चेक करेंगे तो देखना सबसे पहले बर्फ कौन बनेगा, नॉर्मल पानी की नमक वाला पानी। आपको पता चल जाएगा कि नमक वाला पानी बर्फ नहीं बनेगा जल्दी, वो नॉर्मल पानी से लेट बर्फ बनेगा। क्यों, क्योंकि जो बॉइलिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट था उस सॉल्यूशन का वो नॉर्मल सॉल्यूशन से कैसा हो गया, कम हो गया। अब देखो कैसे होता है, जो डेल टी एफ होता है मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है चेंज इन नहीं, इज इक्वल टू होता है प्योर फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर से माइनस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है नया वाला, या जो नया वाला टेम्परेचर है जो अभी निकल कर आया है उससे करना प्योर वाला, तो आपको निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो डिप्रेशन हुआ है तो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, अच्छा सपोज करिए 100 में अगर मैं कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, 99, तो वैल्यू कम आ जाएगी। तो जब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं, कैसे रखें कि प्योर में से डेल टी एफ माइनस नॉर्मल टेम्परेचर जो फ्रीजिंग वाला नया वाला सॉल्यूशन का उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो ये होता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज होने वाला है वो। अब देखिए मैटर ये नहीं करता, मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा ये, इसको मैं इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी के, तो यहाँ पे इक्वल टू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस होगा एक कांस्टेंट से और आ जाएगा एक के एफ। अब एक के एफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट भी निकालेंगे अपन,
यूनिट सेम वैसी आएगी जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू आई थी। अब मोलैलिटी, अब यहाँ पे लिख देना, वी नो दैट मोलैल इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है। ये आप सबको मालूम है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ चुके हैं। इसको जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैं बोर्ड पैटर्न से नहीं करवा रहा है ना इसको, मैं बस आपको नॉलेज देने के हिसाब से आप वी नो दैट वगैरह लिख लेना। क्या आ जाएगा, ये आएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा क्या, डेल टी एफ की वैल्यू, ये एफ टाइप दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको के एफ की यूनिट बोलता है तो याद रखना टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब की वैल्यू केल्विन होती है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, केल्विन होगी, सेल्सियस में मत लेना अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन गिवन ना हो। अब सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जब भी सेल्सियस गिवन रहे डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या करेंगे आप 273 का एड ऑन कर देना तो केल्विन में वैल्यू निकल आएगी, और अगर केल्विन में दिया रहे तो 273 माइनस कर देना, केल्विन सेल्सियस आ जाएगी। ये कन्वर्जन है, कोशिश करना केल्विन में लेना, ठीक है ना। अब एक और मैं चीज बता दूं, अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिया हुआ है चेंज, भाई 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन ही होता है, तो 1 ही वैल्यू पुट करना, पर यूनिट में सेल्सियस मत लिखना, केल्विन ही लिखना। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, क्या कि डेल टी एफ है, ये के एफ है। अब मेरे को क्या चाहिए, के एफ की यूनिट चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन मोलल इनवर्स इसकी यूनिट आ गई। या इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि मोल अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी मैं एक यूनिट लिख सकता हूं क्योंकि नीचे था केजी, केजी ऊपर आ गया, ऊपर था मोल, मोल नीचे आ गया, ठीक है ना। तो के केल्विन केजी मोल इनवर्स यूनिट हो सकती है इसकी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझिए, एक चीज ये ध्यान से समझिए कि जब के एफ भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू बी भी कांस्टेंट है, एम बी भी कांस्टेंट है और 1000 भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू ए भी कांस्टेंट है, एम बी को एक काम करिए, एम बी भाई सॉल्यूट टू सॉल्यूट डिफर करेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी, जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टियां होती है ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना कम चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। मास किसका, मास सॉल्यूट का, ठीक है ना। बी किसको डिनोट करता है, बी डिनोट करता है सॉल्यूट के मास को, एफ किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को, वहां पे स्मॉल बी क्या डिनोट कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट को, और एक इसको डिनोट करता है सॉल्वेंट को, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसका ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से समझिए, कंटिन्यूएशन में मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। आप एक बार बॉइलिंग पॉइंट वाली भी केवी की यूनिट भी देखिएगा, शायद मैंने मोल पर केजी तो नहीं लिख दिया था उसमें उल्टा, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, केजी अपॉन मोल होती है, ठीक है ना, मोलल इनवर्स होती है। मोलल किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। कैसे प्लॉट होगा इसके ग्राफ में, एक ये अंतर आता है कि जब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आएगा वेपर प्रेशर और यहाँ पे आएगा टेम्परेचर। अब ये सपोज करिए ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, और अभी देखिए मैंने पिछले जो फिगर था उसमें, पिछले ग्राफ में मैंने एक लाइन बनाया था, कौन सी वाली बनाया था, बॉइलिंग पॉइंट की बनाया था, पर इसमें बॉइलिंग पॉइंट की मत बनाना, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसी लाइन बनाना और यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके इसको ऐसे ऊपर लेकर जाना, ये क्या है, सॉल्यूशन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन है। 2 मिनट, ये नीचे आएगा सॉल्यूशन और ऊपर आएगा सॉल्वेंट। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि टीचर है तो टीचर को एकदम बिल्कुल भयंकर ही है, टीचर को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो आप क्या देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट से कैसा होगा, कम होगा। तो ये देखिए इसकी लाइन जो है, इसके जो ग्राफ की जो ये वाली जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, वो देखिए किससे पहले गिर रही है,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से पहले गिर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको, अगर मैं इसको K1 मानूं और K2 मानूं, तो आपको क्या सपोज हो रहा है कि K1 इज लेस देन K2। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का। तो भाई सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर देखिए क्या हो जा रहा है, जहिंद हो जा रहा है। इसलिए K1 का जो टेम्परेचर है वो K2 से कम है, और बॉइलिंग पॉइंट का तो मैंने आपको बताया ही था जैसे का वैसा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब K2 माइनस K1 कर दूं, K2 माइनस K1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, डेल फ्रीजिंग पॉइंट। अरे इतना ही तो चेंज है, क्यों इतने फ्रीजिंग पॉइंट है, ये K2 पे जम रहा है, कौन, सॉल्वेंट K2 पर जम रहा है और सॉल्यूशन K1 पर जम रहा है। तो K2 से K1 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, जितना टेम्परेचर में डिप्रेशन आया है, मतलब जितना टेम्परेचर कम हुआ उतना ही आया है। तो यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भाई, ठीक है ना। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारी फ्रीजिंग पॉइंट थी। आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को हर एक आंसर में चेप सकते हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे थ्योरी, क्योंकि देखिए इसमें इससे ज्यादा नहीं है। आप कोई भी किताब में उठा के देखिए, फिर आप बीएससी के लेवल पे आ जाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के लेवल पे, अगर आप इससे ऊपर पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले, इनके बेसिस पे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी तीसरी वाली थी कौन सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम पढ़ने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर। तभी हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के पहले आपको दो टर्म समझना पड़ेगा, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऑस्मोसिस वर्ड का प्रयोग आप हफ्ते में एक दो बार करते हैं, या फ्रीक्वेंटली महीने में करते हैं, या कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं ऑस्मोसिस का। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, ऑस्मोसिस का नहीं, पर रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको आप लोग बोलते हैं ना, आरओ का पानी, आप इसका एप्लीकेशन देखते हैं। आरओ, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए क्या होता है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब अगर मैं कंटेनर में यहाँ पे पानी डाल दूं, ठीक है, कितना, मान लो पानी है एकदम ऊपर तक भरा और यहाँ पे नीचे पानी भरा है, तो यहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए टू बी फ्लो करेगा, यहां से यहाँ इसकी वॉल्स के थ्रू ऐसे जाएगा, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, इसीलिए ऑस्मोसिस है। क्या है ये, ऑस्मोसिस। और अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हटा दूं तो डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन के एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोसिस समझेंगे, ठीक है ना। डिफ्यूजन का एक एग्जांपल आपको, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मम्मी किचन में खाना बनाती है, स्टडी में तो अपना मन लगता नहीं है, स्टडी रूम में हमको आता है क्या, स्मेल अच्छी एकदम सुगंध आती है, क्या बोलते हैं, मम्मी मैगी बना रही है, या कुछ मम्मी एकदम मसालेदार सब्जी बना रही है, आती है स्मेल, क्यों, टेम्परेचर क्या है ज्यादा, किसका, कढ़ाई का, या जिसमें भी वो बन रहा है, जो भी आपका क्या नाम से डिश है। तो क्या होता है, उसके जो वेपर उड़ते हैं, और वेपर पहले तो कंसंट्रेटेड कहाँ होते हैं, कढ़ाई के ऊपर दिखते उड़ते हुए, उसके बाद आपके रूम तक वेपर पहुंचे, दिखे नहीं दिखे, मतलब वो क्या होगा, डिफ्यूज हो गए एयर में। डिफ्यूज होने का मतलब क्या, पूरा मिल जाना, गायब हो जाना, उसका मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना। जैसे आपको अभी तो आप बहुत ही जेंजी में आते हैं आप लोग, आपने सुने होंगे डिफ्यूज कलर। ये डिफ्यूज कलर क्या होता है, डिफ्यूज कलर भी यही होता है कि कलर एकदम ऐसे मिले हुए कलर है, ठीक है ना, कोई एकदम परफेक्ट बिल्कुल एकदम क्रोम कलर नहीं है, बिल्कुल एकदम डिफ्यूज सा कलर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अगरबत्ती, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलती है, उसके ऊपर एकदम धुआं रहता है, एकदम व्हाइट व्हाइट डेंस स्मोक दिखता है, पर जैसे जैसे वो धुआं ऊपर राइज करता है, क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते आते दूर जाते आते, और एक समय ऐसा आता है कि हमको मालूम ही नहीं चलता कि स्मोक है, बस क्या आती है, उसकी स्मेल आती है। तो ये सब का एक एग्जांपल है डिफ्यूजन के। अब आप एक बात बताइए, क्या आपका रूम जहाँ पे आप स्टडी कर रहे थे और मम्मी का जो किचन था, वहां पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी थी बीच में, नहीं लगी थी, इसलिए वो डिफ्यूजन में आया, ठीक है। अब आते हैं ऑस्मोसिस पे। पेड़ जो पानी लेते हैं, कैसे लेते हैं, जड़ों से। जड़ों में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑस्मोसिस। याद रखना, ऑस्मोसिस जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या, जैसे ग्रेविटी नेचुरल प्रोसेस है, कि भाई अगर मैं यहाँ से एक सेब गिराऊंगा तो नीचे ही जाएगा, या बॉटल अगर मैं पानी से भरी हुई गिराऊंगा तो हमेशा नीचे ही जाएगी, वो कहाँ, लैंड की तरफ। तो क्या है, एक नेचुरल सी चीज है। अगर मेरे को उसको उठाना है ऊपर, तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा खुद से। जैसे अपन घरों में टंकियां रहती है, टैंक्स टैंक्स में वाटर भरते हैं, मतलब वाटर टैंक्स होते हैं ना ऊपर, 5,000 लीटर 10,000 लीटर,
क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मोटर वर्क करती है और वाटर को ऊपर लेकर जाती है। इसका मतलब नेचर के अगेंस्ट अगर कोई भी काम करना है मतलब हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, अभी आगे आएगा, ठीक है ना। ऑस्मोसिस का एक और बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप किशमिश डाल दो पानी में फूल जाएंगे, बादाम डाल दो, काजू डाल दो पानी में, वो सोप सोप करके रखो वाटर में, तो क्या हो जाएंगे, वो एकदम फूल जाते हैं। फिर उसके बाद आप बादाम का छिलका हटाते हो, खा लेते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग वॉलनट रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग पीनट रखते हैं, दुनिया भर के लोग अपने अपने हिसाब से वाटर में सोक करके चीजों को रखते हैं। तो क्या होता है, तुरंत पे अगर मैं ऐसे किशमिश को पानी में डाल के निकाल के खा लूँ तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं उसको रात भर के लिए छोड़ दूं तो क्या होगा, तो किशमिश एकदम फूल के एकदम छोटी छोटी बॉल्स जैसी हो जाती है। देखिए कि यार, ये आपने जो ऑर्बीज आते हैं छोटे छोटे, वैसी हो जाती है किशमिश। क्यों होता है ऐसा, किशमिश की जो सरफेस है उस पे क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है जो कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल कंसीडर करिए, क्या होता है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सेम ऐसा केस समझिए, बी है क्या, सेल किसके, किशमिश के, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किशमिश को करंट बोलते हैं शायद, करंट, ठीक है ना। ग्रेप्स होते हैं वो सूखे हुए, ठीक है ना, किशमिश जो होती है। अब ये जो ए क्या है, ये सराउंडिंग, तो क्या होता है, मैं आपको अब एक एग्जांपल बना के बता दे रहा हूं। सपोज करिए ये है और यहाँ पे किशमिश ऐसा डला हुआ है, ठीक है ना, किशमिश ऐसे रैंडम शेप का होता है। जब इसके अंदर पानी घुसेगा तो क्या होगा, ये किशमिश धीरे 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 क्या करेगा, ऐसे फूलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सोक्ड इन होना है, इसी को ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलते हैं। ऑस्मोसिस, करंट बोलते हैं कि रेजिन बोलते हैं, शायद रेजिन बोलते हैं, याद नहीं मेरे को, ठीक है ना, आप देख लेना गूगल में, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। करंट, ब्लैक करंट एक केक आता है एक, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है कुछ करंट, ठीक है, पता नहीं कोई ड्राई फ्रूट ही होता है करंट भी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, अभी ऑस्मोसिस का मैंने एग्जांपल दिया। अब यहां पे आई भाई तीन चीज, कौन कौन सी, सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये हाइपरटोनिक आइसो, देखो आइसो का मतलब आपको मालूम है, आइसो बार, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, मैं आइसो स्पीड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है ना। उसके बाद टॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम होता है, मतलब या ऐसी चीजें जिनका कंसंट्रेशन सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक अंगूर को किस में डाल दूं, वाटर में डाल दूं, और अंगूर में जितनी शुगर होती है उतनी शुगर बाहर भी मिला दूं सॉल्यूशन में, तो अंगूर का पानी निकलेगा बाहर कि अंदर सोक इन होगा, याद रखना कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लो बाहर भी 5% शुगर है और 95% वाटर है, और इसके अंदर कितनी 5% शुगर है और 95% वाटर। इसका मतलब क्या, दोनों जगह सॉल्यूट का भी कंसंट्रेशन सेम और सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन सेम, तो पानी ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है प्रेशर जो था वो बना रहेगा, और ना ऑस्मोसिस होगा, ना मतलब कोई प्रोसेस नहीं होगी यहाँ पे, ये जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आइसोटोनिक का एग्जांपल है। पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े आपने, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन होती है, जहां तक आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ लोग रियल गैस बोलते हैं, कुछ लोग आइडियल बोलते हैं। क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles of gas, R is the real gas constant, T is the temperature। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपने कहा कौन सी क्लास में पढ़े, आपने पढ़े कक्षा 11वीं में, ठीक है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अब देखिए जब मैं वॉल्यूम को इसके अपॉन में ला दूं तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू, अब ये क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, याद रखना। अब मैं P को P ना लिख के क्या लिख दूंगा, पाई लिख दूंगा। अब N बाई वी आ जाएगा, इंटू आर इंटू टी आ जाएगा। ये N बाई वी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी होता है, कैपिटल एम लिख दूं, एम आर टी, आई इक्वल टू, ठीक है। अभी मोलैरिटी में वी नो दैट मोलैरिटी क्या होती है, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी वी एम एल, डब्ल्यू वी इंटू एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। जब मैं ये पुट कर दूंगा भाई, फिर तो मोलैरिटी आ गई ना,
और ये रखने के बाद पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डब्ल्यू बी कॉन्स्टेंट, 1000 कॉन्स्टेंट, वी एम एल कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट, सॉरी रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस कॉन्स्टेंट भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही लगा उसके नाम के पीछे, और टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो क्या आ जाएगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसकी, मॉलिक्यूलर मास। क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, ध्यान से समझना। सपोज करिए सेम डायग्राम में बना रहा हूं, तो यहां से जब पानी यहां पर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा, तो इसकी वॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई ऐसे ग्राफ नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है कब, जब सॉल्यूट की संख्या बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी, सॉरी जब मोलैरिटी बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। याद रखना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बताया, सच प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी सीरीज की फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपको एक रिवर्स ऑस्मोसिस इसी के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। क्लास की स्पीड इसलिए तेज ले जा रहे हैं, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी कवर करने के लिए आप नोट्स बनाते रहिए भाई। मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ। बोर्ड्स में आपको वी नो दैट वगैरह भी लिखना पड़ेगा। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस की चीजें नहीं है, ये सब पहले का पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा वी नो दैट वगैरह। आप वी नो दैट भी करके लिखेंगे, ठीक है ना, बोर्ड्स की थ्योरी। मैं एक आंसर राइटिंग की क्लास ले लूंगा, एक काम करूंगा, मैं ऐसे सैंपल क्वेश्चन निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि आंसर लिखे कैसे, ठीक है ना। बाद में करेंगे अपन। अभी आप ध्यान से इसमें ये समझिए, आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो मैंने नाम लिया था शुरू में। अब ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस होगी, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस का हम उल्टा कर रहे हैं ना भाई मेरे। तो देखो आरओ में क्या फॉलो होता है, सपोज करिए एक बंद कंटेनर है और पिस्टन लगा हुआ है। एक बंद कंटेनर है, ये है कंटेनर, यहाँ पे क्या है, एक दोनों में क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए एक पिस्टन है, पिस्टन समझते हैं ना, जो क्लास 11th में आया था आपको थर्मोडाइनमिक्स में। यहाँ पे दोनों जगह सॉल्यूट भरा हुआ है। यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है, वेल्व आउटलेट की, और यहाँ पे एक वेल्व लगी है इनलेट की, ठीक है। यहाँ से आएगा इनलेट और यहाँ से आएगा आउटलेट, और एक ऐसा क्लोज्ड, और यहाँ पे कैसा एक मीटर है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ये प्रेशर मेजर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लिक्विड है। सबसे पहले एक लिक्विड भरेंगे, और मैं अलग अलग एग्जांपल लेके बताऊंगा। यहाँ पे भी लिक्विड भरा है, सपोज करिए यहाँ पे क्या है, 100% वाटर है, मतलब एक भी इम्प्योरिटी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 90% वाटर और 10% इम्प्योरिटी। वाटर को कहां से कहां जाना चाहिए, वाटर को जाना चाहिए यहां से यहां, ठीक है। अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वाटर जाएगा 100% से 90% की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं। होगा नहीं का क्या मतलब है, यहां पे जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहां पे जब इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना प्रेशर अभी मैं बताता हूं, कि ये लिक्विड यहां से जाना बंद हो जाए, ये लिक्विड यहां से जाना बंद हो जाए, मतलब देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, फ्रॉम साइड ए टू बी और वाइसा वर्सा, देन दिस इज नोन एज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक दूसरी डेफिनेशन है, क्या लिक्विड पे लगने वाला इतना प्रेशर कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार जाने से रुक जाए। ये दूसरी डेफिनेशन है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए ना, क्यों, क्योंकि अगर ये इस पे प्रेशर लगा रही है, अगर अपन ने उतनी प्रेशर रिवर्स में लगा दिए तो इसका जाना फ्लो होना ही बंद हो गया। अभी तक ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ इतना प्रेशर लगा है, कितना, कि लिक्विड जाना बंद हो जाए। अब सपोज करिए बिल्कुल ही मैंने प्रेशर और लगा दिया, तो क्या होगा, अब ये जो लिक्विड यहां से यहां आ रहा था, तो यहाँ पे अब प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी प्रोसेस में, अब लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन में यहां से यहां जाना चालू कर देगा। ये जो 90% है ना, ये यहां जाने लगेगा, और ये जो सॉल्यूशन है कैसा हो जाएगा, बहुत ही इम्प्योर, और यहां से एक आउटलेट का और पाइप आएगा।
तो आपने ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने आरओ का प्रिंसिपल बता दिया आपको। आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, उसको कैसे फिर ऑन करते हैं, बटन स्विच ऑन, मोटर अंदर लगी होती है, मोटर प्रेशर क्रिएट करती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत सारे तुम्हारे ट्यूब लगे हुए होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। पानी जाता है और पानी अच्छा बिल्कुल प्योर पानी निकलकर एक तरफ से आता है आउटलेट, आप पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे ये जो 90% था, अगर ये पूरा वहां चले गया तो सपोज करिए ये बचा 60% पानी, और ये कितना हो गया, अगर ये देखिए मैंने कितना लिया था, 90% क्या नॉर्मल वाटर और 10% क्या सॉल्यूट। अब देखिए 30 उधर चला गया, सपोज करिए 100 था टोटल, 90 ये और 10 ये। अब क्या हुआ, 30% पानी उधर चला गया, तो कितना बचा, अब जो नई चीज बची वो बची 60% पानी और 10% सॉल्यूट। तो अगर आप इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 इंटू 10 सॉरी इंटू 100, मतलब 30 नहीं 16.6, मतलब इतना परसेंट इंप्यूरिटी बची यहाँ पे और बाकी का लिक्विड बचा। और अब ये आउटलेट से यहाँ पे आ जाएगा, वो जो एक नीली कलर की पाइप होती है, ब्लू कलर की पाइप, उसमें इंप्योर वाटर आ जाता है। और देखिएगा टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है, और वो जो आखिरी आखिरी के जो ट्यूब होते हैं ना, उनके अंदर वो जो वाटर के जो मिनरल्स होते हैं वो जम जाते हैं। क्यों, इसी कारण। ये मैंने आपको क्या बता दिया, एक रफ बता दिया आरओ का। अगर आपको आता है एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे और वहां पे बताएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस इज अपोजिट इन नेचर एंड ऑस्मोसिस, सो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। क्यों, नेचर के विरुद्ध अगर अपने को कोई भी काम करना है तो अपने को या तो इलेक्ट्रिसिटी डालना पड़ेगा या कोई टाइप की एनर्जी तो जरूर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आरओ का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आता है, व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज्ड इन आरओज, और बर्कले हार्ले मेथड एक आएगी अभी आगे, ठीक है ना। बट वो शायद कट हो गई है क्योंकि अभी न्यू बुक्स में आ नहीं रही है वो। तो ये आती कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट की Cu2Fe CN6, ये आती है क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर की है, इसलिए मैं अभी एकदम इस पे जोर नहीं दे रहा, पर कहीं आप इसको रफ में लिख लीजिएगा। इसका आईयूपीएसी नेम होता है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, और आयरन के जो ब्रैकेट में आती है, इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। आयरन के ब्रैकेट में 2 आएगी रोमन नंबर में, इसको ऐसे लिखते हैं कॉपर हेक्सा साइनाइडो, साइनो भी लिख दोगे तो चलेगा, फेरेट, इसका आईयूपैक नेम है और इसके ब्रैकेट में 2 आएगा, ठीक है ना। तो भाई ऐसा रहता है क्या, पूरा ऑस्मोसिस का एक कंसेप्ट था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा बर्कले हार्टले मेथड का डायग्राम, हार्ले बोलते हैं इसको क्योंकि वो जो टी रहता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे क्या होता है इसमें। सबसे पहले वाटर आता है, उसके बाद वाटर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा वाटर ही भरा है, ठीक है ना। हम बाहर से क्या करेंगे, इसको प्रेशर डालेंगे। क्यों, प्रेशर डालने से क्या होता है, जो प्योर वाटर जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ऊपर आना था वो खत्म हो जाता है, और जो यहाँ का जो इम्प्योर वाटर है आजू बाजू का, वो क्या करने लगता है। पहली बात तो मैंने आपको अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या पढ़ाया कि प्रेशर इतना डालो कि जो ऑस्मोसिस नॉर्मल होने वाला है वो रुक जाए और उसका रिवर्स प्रोसेस होने लगे। तो अब यहाँ से जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर था वो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पार करके आने लग जाता है, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। ये 2D में डायग्राम है, ये नीचे अलग और ऊपर अलग चेंबर नहीं है। 2D में डायग्राम है, ऐसे रियल में ऐसा गोल होता है, ठीक है ना। वो जो सिलेंडर्स होते हैं ना आपके आरओ के जो पीछे लगे होते हैं, इमेजिन करो पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, कर्व्ड, उसके बीच में जगह, और उसके बीच से पानी कहाँ से आता है, रिस रिस के मतलब छोटे छोटे पोर्स से पास थ्रू होके आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से पूरा वाटर आया क्लीन होके, और इम्प्यूरिटी कहाँ है, यहाँ बाहर बाहर रुक गई। ये प्रेशर गेज है, क्या है ये, प्रेशर गेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हम लोग ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी प्रेशर है वो, और यहाँ पे आउटलेट हो जाएगा, जितना भी गंदा पानी वो बाहर निकल जाएगा। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी है, ये किससे बनी है, पोरस स्पॉट, और ये कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट की, अभी मैंने आपको बताया Cu2FeCN6 की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छा आपने एक ऐड देखे होंगे कि माँ माने कॉपर का पानी, ठीक है, कॉपर का पात्र, ये कॉपर का पात्र, ये भाई कॉपर का पात्र है ना। कोई तांबा खाने मत लग जाना घर में जाके, पता चल रहा है तांबा ही खा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। कॉपर डिजोल्व रहता है पानी में, तब जाके वो आपको फायदा करता है शरीर में। और एक प्योर पानी यहाँ निकल के क्या हो गया,
ये वाटर रिजर्वायर में आ गया। आपने देखी होगी टैंक्स होते हैं छोटे छोटे से आरओ में, जिसमें पूरा पानी जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है आके, तो पानी ऐसे पूरा कलेक्ट हो गया। ये थी पूरी बर्कले हार्ले मेथड। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 नंबर की आएगी, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट में। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने उनके थोड़े से डेरिवेशन देख लिए, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के, ये सब हमने कैलकुलेट किए। केबी और केएफ के बारे में स्टडी किए, दैट इज इविलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इनको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे ऑस्मोटिक प्रेशर में पी इक्वल टू एनआरटी की मदद से, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हमने कैसे निकाले, इसका एक पूरा मॉलिक्यूलर वेट की उसमें रिलेशन में। उसके बाद हमने देखे 3 टाइप के सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल भी लिए हमने रेजिन और ग्रेप्स का। उसके बाद हमने देखी बर्कले हार्ले मेथड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं। अभी हम लोग करेंगे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक कर लेंगे, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेंगे, पर पहले डी एंड एफ ब्लॉक ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना कोऑर्डिनेशन पढ़ नहीं सकते। आज